डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने एमडीकेट वालों के लिए टेस्ट अरेंज किए थे। 2-3 टेस्ट उन्होंने कंडक्ट किए थे। उसमें से जो क्वेश्चंस है केमिस्ट्री के पोर्शन के, वो हम इस लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि कौन सा एमसीक्यूज आप लोगों ने करेक्ट किया है और कौन सा एमसीक्यूज करेक्ट नहीं किया। First MCQs is the properties which depends upon the direction are called। वो कौन सी प्रॉपर्टीज है जो डायरेक्शंस पर इन्हिसार करती है। ये क्वेश्चन सॉलिड चैप्टर से लिया गया है। तो वो प्रॉपर्टीज कहलाती है एनआइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज। एनआइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है जो डायरेक्शन पर इन्हिसार करती है किसी भी क्रिस्टल के, किसी भी सॉलिड के। सो बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। Next MCQs is which of the following is the correct demonstration of first law of thermodynamics। आपको 4 फार्मूले दिए गए हैं और क्वेश्चन है आपसे कि कौन सा फार्मूला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को रिप्रेजेंट करता है। ए नंबर में दिया है डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू डब्ल्यू, मतलब क्यू मल्टीप्लाइड बाई डब्ल्यू। तो ये गलत है, सही क्यू मल्टीप्लाइड बाई डब्ल्यू नहीं होता। बी नंबर में दिया है डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू माइनस डेल्टा पी डेल्टा वी। तो डेल्टा पी गलत है इसमें, चूंकि यहाँ पर एक तो माइनस की जगह प्लस होना चाहिए और दूसरी बात यह है कि डेल्टा पी नहीं होता। सही है, एंथैल्पी में प्रेशर कांस्टेंट होता है, ये आइसोबैरिक प्रोसेस होता है, तो ये भी गलत है। सी नंबर में दिया है डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। सही है, डेल्टा एच बराबर होता है क्यू प्लस डब्ल्यू के। क्यू की जगह पर अगर ये लिख लेते ई इंटरनल एनर्जी तो अच्छा होता, लेकिन क्यू लिखा हुआ है तो ये भी हम कंसिडर कर सकते हैं। सो सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। डी नंबर में दिया है डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो ये बराबर होता है डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू होता है। क्यू माइनस डब्ल्यू करेक्ट होगा, तो डी नंबर गलत है। सो सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। Next MCQs is in the air N2 and O2 occur naturally but they do not react to form oxides of nitrogen because। आपसे क्वेश्चन है कि एयर में नाइट्रोजन गैस भी है, ऑक्सीजन गैस भी है, लेकिन ये दोनों आपस में रिएक्शन नहीं करते, ऑक्साइड्स नहीं बनाते, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स नहीं बनाते। इसकी क्या वजह है? ऑप्शन ए में दिया गया है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर स्टेबल अनस्टेबल। नाइट्रोजन के ऑक्साइड अनस्टेबल होते हैं, तो ये गलत है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स स्टेबल होते हैं। बी नंबर में कहते हैं कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन। तो इसके लिए कोई कैटलिस्ट भी रिक्वायर नहीं होता। सी नंबर में कहते हैं द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। यस, द रिएक्शन दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक और बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए इस रिएक्शन के लिए। वजह एंडोथर्मिक का यह है कि नाइट्रोजन सबसे स्टेबल मॉलिक्यूल है, एन ट्रिपल बॉन्ड एन ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी दरकार होती है, तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। सो सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। डी नंबर में कहते हैं N2 and O2 डू नॉट रिएक्ट विद ईच अदर। तो ये रिएक्शन करते हैं लेकिन हाई टेम्परेचर पे करते हैं। इतना हाई टेम्परेचर नहीं होता एटमॉस्फेयर में कि ये दोनों रिएक्शन कर जाएं, इसी वजह से ये रिएक्शन नहीं करते। सो द ऑप्शन सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। Next question is Fe is precipitated out when copper strip is dipped in। आपसे क्वेश्चन है, 4 सोल्यूशन दिए गए हैं, इनमें किस में अगर हम कॉपर स्ट्रिप दबो दे, डिप कर ले, तो आयरन प्रेसिपिटेटेड आउट होगा। अब जिसमें आयरन है वही प्रेसिपिटेटेड आउट होगा। तो आयरन किस में है? आयरन है ए ऑप्शन में। सो पहले सोल्यूशन से Fe सोल्यूशन से आयरन प्रेसिपिटेटेड आउट होगा, बाकी में तो आयरन है ही नहीं। तो उसमें अगर आप कॉपर स्ट्रिप को डिप कर ले तो उसमें आयरन कहां से आएगा ताकि प्रेसिपिटेट हो जाए। सो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज द कोवेलेंट कंपाउंड एग्जिबिट। कोवेलेंट कंपाउंड में कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती है गिवन ऑप्शंस में से?
देयर रिएक्शंस आर फास्ट, इनके रिएक्शन फास्ट होते हैं, तो ये गलत है। कोवेलेंट कंपाउंड के रिएक्शंस फास्ट नहीं होते, वो मॉडरेट रिएक्शन होते हैं, स्लो रिएक्शन होते हैं, सही है, लेकिन फास्ट नहीं होते। आयनिक कंपाउंड के रिएक्शंस फास्ट होते हैं, तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। नॉन डायरेक्शनल नेचुरल, तो कोवेलेंट कंपाउंड जो है ये डायरेक्शनल होते हैं, सही, इनके जो बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड है ये डायरेक्शनल बॉन्ड है, तो ये भी गलत है। सी नंबर में कहते हैं नॉन रिजिड स्ट्रक्चर, सही है, ये भी गलत है। आइसोमरिज्म, डी नंबर में कहा गया है आइसोमरिज्म, तो कोवेलेंट कंपाउंड में आइसोमरिज्म्स पाई जाती है, आइसोमरिज्म इसमें पाई जाती है, सो डी इज योर करेक्ट ऑप्शन, डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर सॉल्युबल इन वाटर। आपको हाइड्रोक्साइड दिए गए हैं 4, कौन सा पानी में ज्यादा सॉल्युबल है। ये एक ही ग्रुप के हैं, बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरियम के हाइड्रोक्साइड। तो जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो हाइड्रोक्साइड के सॉल्युबिलिटी में इजाफा होता है, हाइड्रोक्साइड के सॉल्युबिलिटी में इजाफा होता है जब हम ऊपर से नीचे आते हैं ग्रुप में। तो सबसे नीचे जो मौजूद है ग्रुप में उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। सबसे नीचे कौन सा मौजूद है, बेरिलियम मौजूद है, बेरियम सबसे नीचे मौजूद है, सही है, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड, डी इज योर करेक्ट ऑप्शन, इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज इन अल्कली मेटल्स द हाईएस्ट शील्डिंग इफेक्ट इज एग्जिबिटेड बाय। आपसे क्वेश्चन है कि अल्कली मेटल्स में सबसे ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट किस एलिमेंट में होगी जो आपको गिवन ऑप्शंस में दिए गए हैं। तो याद रखें शील्डिंग इफेक्ट क्या है, ये है रिपल्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल्स, 2 शेल, 3 शेल, 4 शेल्स के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे शेल्स में, तो उनके दरमियान जो रिपल्जन होगी, शेल्स के दरमियान जो रिपल्जन होगी उसको हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। अब जितने ज्यादा शेल्स हो तो शील्डिंग इफेक्ट उतनी ज्यादा होगी, जितने ज्यादा शेल्स हो शील्डिंग इफेक्ट उतनी ज्यादा होगी। लिथियम में 2 शेल्स है, पोटाशियम में फिर 4 शेल है, सोडियम में 3 शेल है, रुबिडियम में ज्यादा शेल है। शेल्स जिसमें ज्यादा हो तो उसमें शेल के दरमियान रिपल्जन ज्यादा होगी, जिसको हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। तो रुबिडियम में शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होगी, डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। Next question is the transition element which shows fixed +2 oxidation state in its compound is, वो कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट्स है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +2 रहती है, हमेशा +2 रहती है, वेरिएबल नहीं है। तो जिंक है, आयरन है, या कॉपर है, या मैंगनीज है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज जिंक। जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +2 होगी, 2 बॉन्ड बनाता है हमेशा। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 भी होती है, +3 भी होती है। कॉपर की +1 भी होती है, +2 भी होती है। मैंगनीज की +2 भी होती है, +5 भी होती है, +7 भी होती है, सही है। तो सिर्फ जिंक ऐसा एलिमेंट है गिवन ऑप्शन में से जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +2 रहती है, +2 होती है, सो ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम हैज लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट एट एसटीपी। गिवन ऑप्शन में से कौन सा फ्रैक्शन है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा एसटीपी पर। केरोसिन ऑयल, लिब्रिकेटिंग ऑयल, गैसोलीन, और डी नंबर दिया हुआ है नेचुरल गैस। तो पेट्रोलियम के फ्रैक्शन में जिसमें सबसे कम कार्बन हो, जिसमें सबसे कम कार्बन हो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। जितने कार्बन बढ़ते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मतलब चेन बढ़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा होगा। तो सबसे कम कार्बन होंगे गैसोलीन में, पेट्रोलियम के फ्रैक्शन में से गैसोलीन आएगा, नेचुरल गैस तो नहीं आएगा, नेचुरल गैस तो अलग चीज है। तो गैसोलीन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम है, सही है, इसीलिए ये पेट्रोलियम का फ्रैक्शन है। नेचुरल गैस तो पेट्रोलियम का फ्रैक्शन नहीं है, सही, तो इसीलिए गैसोलीन इज योर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी।
Next question is, which of the following has anti-knocking properties? एंटी-नॉकिंग प्रॉपर्टीज किसमें है जो गिवन ऑप्शन में से दिए गए हैं? ये आप लोग चैप्टर नंबर 6 में पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. ये है टेट्राइथाइल लेड. टेट्राइथाइल लेड इज यूज्ड एज अ एंटी-नॉकिंग एजेंट इन इंजन में या पेट्रोल में. ये एंटी नॉकिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है टेट्राइथाइल लेड. सो बी इज योर करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट MCQs is the termination step of the halogenation of alkanes in the presence of sunlight involves the formation of. जब हम करते हैं क्लोरिनेशन या हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन तो 3 स्टेप होते हैं. पहला स्टेप होता है इनिशिएशन स्टेप, दूसरा स्टेप होता है प्रोपेगेशन स्टेप और तीसरा स्टेप होता है टर्मिनेशन स्टेप. तो आपसे क्वेश्चन है टर्मिनेशन स्टेप के बारे में कि टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है. उसमें 2 रेडिकल्स मिल जाते हैं, मिलकर मॉलिक्यूल बना लेते हैं. 2 रेडिकल्स मिल जाते हैं तो उससे आखिर में मॉलिक्यूल बन जाता है. आपसे क्या पूछा है कि टर्मिनेशन स्टेप में क्या बनेगा, फॉर्मेशन के बारे में पूछा है, तो मॉलिक्यूल्स बनेंगे. सो डी इज योर करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेलोजिनेशंस ऑफ अल्केन इन सनलाइट इज द एग्जांपल ऑफ. हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन कौन सा रिएक्शन है? ये एडिशन रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है या रीअरेंजमेंट रिएक्शन है? तो हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन में एक हेलोजन आकर हाइड्रोजन को बाहर निकाल देता है और खुद उसकी जगह पर बैठ जाता है. हाइड्रोजन को बाहर निकाल देता है और हेलोजन आकर लग जाता है. तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. कौन सा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है? तो ये है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. सही है, यहां पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिया हुआ है. सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेंजीन इज मोर स्टेबल देन हाइपोथेटिकल 1,3,5 साइक्लोहेक्साट्राईन बाय. आपसे क्वेश्चन है कि बेंजीन हाइपोथेटिकल का मतलब है फर्जी, फर्ज किया गया है 1,3,5 साइक्लोहेक्साट्राईन से कितना स्टेबल होगा. तो आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं. ये होगा 150.5 किलोजोल पर मोल. 150.5 किलोजोल पर मोल स्टेबल होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज. आपको दिया गया है, ये है 1 ब्यूटीन अनसिमेट्रिकल अल्कीन है. इसका रिएक्शन करते हैं HBr के साथ तो क्या बनेगा? मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होगा. अनसिमेट्रिकल अल्कीन रिएक्ट्स विद अनसिमेट्रिकल रिएजेंट तो मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होगा. अब डबल बॉन्ड पर रिएक्शन होगा. रिएक्शन कहाँ होगा? डबल बॉन्ड पर एडिशन रिएक्शन होगा. H किसके पास जाएगा? कौन से कार्बन के पास? और Br कौन से कार्बन के पास जाएगा? तो इससे मार्कोनिकॉफ रूल ही डिफाइन करता है. तो H जाएगा उसके पास जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन हो और Br उसके पास जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन हो. तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन को देख लें. H चला जाएगा CH2 के पास मतलब CH3 हो जाएगा और Br चला जाएगा दूसरे कार्बन के पास मतलब दूसरे कार्बन के साथ Br लग जाएगा. सो B इज योर करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल. स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा? तो जिस पर नेगेटिव चार्ज हो, खासकर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज हो तो वो स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल होगा. यहां पर ऑप्शन सी इज योर करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन सी इज योर करेक्ट ऑप्शन. OH स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल होगा. उसकी वजह क्या है? ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है. सही है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल होगा. बाकी जो है वो वीक न्यूक्लियोफाइल होंगे, खासकर जो H2SO4 से HSO4-1 बना है, HSO4-1 तो इसमें भी ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है लेकिन यहाँ पर रेजोनेंस है. यहाँ पर रेजोनेंस है तो रेजोनेंस की वजह से ये स्टेबल होता है तो ये स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा. सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट ऑप्शन.
Next MCQs is the correct name of CH2Cl2 is CH2Cl2 का करेक्ट नेम क्या है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड ये गलत है, मिथाइल क्लोराइड होगा CH3Cl। दूसरा दिया है मिथाइलिन क्लोराइड। CH2 को मिथाइलिन कहते हैं, CH2 को मिथाइलिन ग्रुप कहते हैं। CH3 होता है मिथाइल और CH2 होता है मिथाइलिन। सो बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। सी नंबर में दिया है क्लोरोफार्म। क्लोरोफार्म होता है CHCl3, CHCl3। और डी नंबर दिया है कार्बोनाइल क्लोराइड, तो कार्बोनाइल क्लोराइड भी ये नहीं होता, ये है CH2Cl2 का नाम है मिथाइलिन क्लोराइड। सो बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQs इज 2-chlorobutan बिलोंग्स टू। 2-chlorobutan का ताल्लुक किस ग्रुप से है, किस क्लास से है? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड से है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड से है, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड से है या क्वाटरनरी अल्काइल हैलाइड से है? तो 2-chlorobutan का ताल्लुक सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड से है। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, कार्बन नंबर 2 से अटैच है, मतलब ऐसे कार्बन से हेलोजन अटैच है जो फर्दर 2 कार्बन्स के साथ अटैच है। जिस कार्बन के साथ हेलोजन है वही कार्बन 2 कार्बन्स के साथ अटैच है, लिहाजा ये हो गया सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। Next question is which of the following reactions are given by alcohol and phenol both? गिवन ऑप्शन में से कौन सा रिएक्शन है जो अल्कोहल और फिनोल दोनों देते हैं? तो वो है एस्टिफिकेशन रिएक्शन। एस्टिफिकेशन रिएक्शन फिनोल भी देता है और ये अल्कोहल भी देता है। बाकी जो रिएक्शन है ये दोनों नहीं देते, एक देता है दूसरा नहीं देता। मसलन लोकास रिएक्शन है तो अल्कोहल देता है, फिनोल नहीं देता। इस तरह बाकी भी है। एस्टिफिकेशन रिएक्शन दोनों देते हैं, अल्कोहल भी देता है और फिनोल भी देता है। ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQs इज आइडोफार्म टेस्ट इज यूज्ड टू चेक द प्रेजेंस ऑफ। आइडोफार्म टेस्ट हम किस लिए परफॉर्म करते हैं, किस फंक्शनल ग्रुप को मालूम करने के लिए हम आइडोफार्म टेस्ट करते हैं? ऑप्शंस को देख लें। अमाइंस, अमाइंस से आइडोफार्म टेस्ट नहीं होता। कार्बोनाइल कंपाउंड्स, कार्बोनाइल कंपाउंड से आइडोफार्म टेस्ट होता है, मतलब कार्बोनाइल ग्रुप के साथ साथ में CH3 होना चाहिए। जो अल्फा कार्बन है वो अगर CH3 हो तो आइडोफार्म टेस्ट फिर देगा। तो बी नंबर इज योर करेक्ट ऑप्शन। कार्बोक्सिलिक एसिड से आइडोफार्म टेस्ट नहीं होता, अल्काइल हैलाइड से भी आइडोफार्म टेस्ट नहीं होता। आइडोफार्म टेस्ट अल्कोहल से भी होता है लेकिन ऑप्शंस में अल्कोहल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ कार्बोनाइल कंपाउंड्स है, तो इसीलिए हमने कार्बोनाइल कंपाउंड ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सो बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। Next MCQs is the basic hydrolysis of ethyl acetate produces। इथाइल एसीटेट की जब हम करते हैं बेसिक हाइड्रोलिसिस तो क्या बनेगा? तो आपके पास बनेगा एथेनॉल प्लस सोडियम एसीटेट। एथेनॉल प्लस सोडियम एसीटेट बनेगा। इसको रिएक्शन लिख लें, मैकेनिज्म देख लें, तो आपके पास बनेगा एथेनॉल प्लस सोडियम एसीटेट। एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो तो फिर बनेगा एथेनॉल प्लस एसिटिक एसिड, लेकिन बेसिक हाइड्रोलिसिस हो तो सोडियम साल्ट बनेगा। सोडियम साल्ट मतलब सोडियम एसीटेट बनेगा और एथेनॉल बनेगा। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQs इज एसीटोन इज लेस रिएक्टिव देन एसिटल्डिहाइड ड्यू टू। एसीटोन एसिटल्डिहाइड से लेस रिएक्टिव होता है किस वजह से? दो वजूहात हैं। एक होता है स्टीयरिक हिंड्रेंस, एसीटोन में स्टीयरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है जिसकी वजह से ये लेस रिएक्टिव होता है। से 2 मिथाइल ग्रुप्स है तो वो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने से रोकते हैं, जिसको हम कहते हैं स्टीयरिक हिंड्रेंस। दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, इलेक्ट्रॉन जो मिथाइल ग्रुप्स है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो वो इलेक्ट्रॉन देते हैं कार्बोनाइल ग्रुप को। कार्बोनाइल कार्बन लेस इलेक्ट्रोफिलिक बन जाता है। जब लेस इलेक्ट्रोफिलिक बन जाता है तो उस पर फास्ट अटैक नहीं होगा, जिसकी वजह से उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। अब ऑप्शन पर आते हैं।
नंबर ए में कहते हैं मोर स्टीरिक हिंड्रेंस ऑफर्ड बाय इट्स मिथाइल ग्रुप्स, तो ये सही ऑप्शन है। एसीटोन लेस रिएक्टिव है बिकॉज ऑफ द स्टीरिक हिंड्रेंस ऑफर्ड बाय द मिथाइल ग्रुप्स, सो ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। आगे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हैं हम। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ इट्स मिथाइल, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं होते, मिथाइल ग्रुप्स तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। सी नंबर कहते हैं इट्स कार्बोनाइल कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड तो एसिटल्डिहाइड का भी होता है, एसिटल्डिहाइड का भी sp2 है। ये कोई रीजन नहीं है जिसकी वजह से एसीटोन लेस रिएक्टिव है। डी नंबर में कहते हैं ऑक्सीजन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो ऑक्सीजन तो एसिटल्डिहाइड में भी है, वो भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सही है, जिस तरह एसीटोन में है उसी तरह एसिटल्डिहाइड में भी है, तो ये भी कोई रीजन नहीं है। सिर्फ ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। स्टीरिक हिंड्रेंस ही रीजन है जिसकी वजह से एसीटोन लेस रिएक्टिव है देन एसिटल्डिहाइड। नेक्स्ट MCQs इज द फ्लेवर ऑफ अमाइल ब्यूटायरेट इज, अमाइल ब्यूटायरेट का फ्लेवर कैसा होता है। आपको मुख्तलिफ फ्लेवर्स दिए गए हैं, 4 फ्लेवर्स है, तो याद रखना है अमाइल ब्यूटायरेट का फ्लेवर एप्रिकॉट होता है। क्या होता है? एप्रिकॉट, सो सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग आर एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट, गिवन ऑप्शंस में से कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि एनिसोट्रोपिक नहीं है, एनिसोट्रोपिक नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एनिसोट्रोपिक है, ये डायरेक्शन पर इन्हिसार करती है। एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज एक खास डायरेक्शन में ज्यादा होती है, दूसरे डायरेक्शन में कम होती है, मतलब ये खास डायरेक्शन पर इन्हिसार करती है एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज है, थर्मल कंडक्टिविटी भी एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टी है, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टी है। तीनों पहले वाले हैं। मेल्टिंग पॉइंट जो है ये एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टी नहीं है, सो डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन आर कॉल्ड, ऐसे प्रॉपर्टीज जो डायरेक्शन पर इन्हिसार करती है उसे हम कहते हैं एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज, सो बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। Next MCQs is the number of formula units in 10 gram of calcium carbonate or CaCO3 calcium carbonate। 10 ग्राम दिया गया है। पहले आपको मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए। मॉलिक्यूलर मास कैल्शियम कार्बोनेट का है 100। अगर 100 ग्राम ले ले तो एवोगाड्रो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स होंगे। 100 ग्राम 1 मोल बनेगा, 100 ग्राम 1 मोल बनेगा, तो उसमें एवोगाड्रो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स होंगे, मतलब बी नंबर होगा फिर। लेकिन यहां पर दिया है 10 ग्राम, 10 ग्राम का मतलब है इसको आपको 10 टाइम्स कम दिया है। 100 को 10 से डिवाइड कर ले तो 10 आ जाएगा। सही है, तो एवोगाड्रो को भी 10 से डिवाइड कर ले, एवोगाड्रो को भी 10 से डिवाइड कर ले तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसने 10 दिया है आपको, तो 100 को 10 से डिवाइड कर चुके हैं। 100 इसका मॉलिक्यूलर मास है, उसको 10 से डिवाइड कर लिया तो 10 ग्राम आ गया, आपको दिया गया है। अब एवोगाड्रो को भी 10 से डिवाइड कर ले तो आपके पास आंसर आ जाएगा, वो होगा 6.022 एक्सपोनेंशियल 22। 23 से क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। सो ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। Next MCQs is in a particular chemical reaction the actual yield was 70 gram while that of its theoretical yield is 100 gram. The percentage yield of the said reaction is, आपसे क्वेश्चन है कि एक रिएक्शन हमने परफॉर्म किया तो हमारे पास यील्ड जो हासिल हुआ आफ्टर एक्सपेरिमेंट, जिसको हम कहते हैं एक्चुअल यील्ड, वो है 70 ग्राम। लेकिन हमने जो थ्योरेटिकल मालूम किया था, मतलब कैलकुलेशन से मालूम किया था, वो आना चाहिए था 100 ग्राम। 100 ग्राम आना चाहिए था, लेकिन आ गया 70 ग्राम। तो इसकी परसेंटेज क्या होगी? तो 100 में से 70 मिला आपको, तो परसेंटेज हो जाएगी 70%। 70%। सो बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। Next MCQs is in the process of iron rusting which of the following is limiting reactant? Limiting reactant कौन सा है गिवन ऑप्शन में से जब आयरन को जंग लगता है?
तो आप इसको मालूम भी कर सकते हैं रिएक्शन से भी, सही है। और याद रखना भी है आप लोगों ने, अगर मतलब मालूम करे तो अच्छी बात होगी। आयरन आपका होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट। वो रिएक्टेंट जो जल्दी खत्म हो जाता है उसको हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो ऑक्सीजन खत्म होने वाला नहीं है आयरन रस्टिंग में, सही, बहुत ज़्यादा है, तो ये ख़त्म नहीं होता, आयरन ही ख़त्म हो जाता है, सही है। तो आयरन जो है ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है, बाकी लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं है। ए इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द डिस्चार्ज ट्यूब पॉजिटिव रेज मूव इन विच डायरेक्शन। पॉजिटिव रेज किस तरफ जाती है डिस्चार्ज ट्यूब में? तो वो जाती है कैथोड की तरफ। किस तरफ जाती है? कैथोड की तरफ, टूवर्ड्स कैथोड। बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव कंप्लीट ऑक्टेट। गिवन ऑप्शन में से कौन सा स्पीशी है जिसका कंप्लीट ऑक्टेट नहीं है? ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 ले लिए तो 8 हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट है। नाइट्रोजन के पास आखिरी शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इसने दे दिए, 5 इसने दे दिए, शेल खाली हो गया। अब इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन है 7, 7 इलेक्ट्रॉन थे, 5 दे दिए तो कितने रह गए? 2 रह गए। पहले शेल में 2 रह गए, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट है मतलब टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। तो नाइट्रोजन अगर 5 इलेक्ट्रॉन दे दे तो इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। सी नंबर दिया है Ca+2, तो Ca अगर 2 इलेक्ट्रॉन दे दे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, ऑक्टेट कंप्लीट होगा क्योंकि इसके पास शेल ज्यादा है इसलिए। इसी तरह पोटाशियम भी अगर 1 इलेक्ट्रॉन दे दे तो इसके पास शेल जो रह जाएगा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होंगे क्योंकि इनके पास शेल ज्यादा है। नाइट्रोजन के पास तो सिर्फ 2 शेल है, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, 5 दे दिए, 2 रह गए, 2 रह गए पहले शेल में, तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, डुप्लेट कंप्लीट हुआ। क्या कंप्लीट होगा? डुप्लेट कंप्लीट होगा। सो बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज द वैल्यू ऑफ एजेमुथल क्वांटम नंबर L से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं डिपेंड्स अपॉन। एजेमुथल क्वांटम नंबर किस चीज पर इंहिसार करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पर, स्पेन क्वांटम नंबर पर, या P कुछ दिया हुआ है। तो एजेमुथल क्वांटम नंबर का इंहिसार होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर। किस पर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर। इसके लिए फार्मूला है n-1, L इज इक्वल टू n-1। तो एजेमुथल क्वांटम नंबर डिपेंड करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर। ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज व्हाट इज द शेप ऑफ s ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? तो ये होता है स्फेरिकल। से p ऑर्बिटल डम्बल शेप होता है और s ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप होता है। सो बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। Next question is who proposed valence bond theory for metals। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मेटल्स के लिए किसने प्रपोज की थी? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज एल पॉलिंग। पॉलिंग ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पेश की थी मेटल्स के लिए भी, और वैसे भी अगर पूछे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसने पेश की थी तो पॉलिंग ने पेश की थी। सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज K is P solubility प्रोडक्ट। K is P को हम कहते हैं solubility प्रोडक्ट। डिपेंड्स अपॉन, solubility प्रोडक्ट का इंहिसार किस चीज पर होता है? तो इसका इंहिसार होता है टेम्परेचर पर। किस पर होता है? टेम्परेचर पर। सिर्फ प्रेशर पर नहीं होता, कंसंट्रेशन पर भी नहीं होता, वॉल्यूम पर भी नहीं होता। किस पर होता है? इसका इंहिसार होता है टेम्परेचर पर। सो सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज Cu, Au एंड Ag, जिसको हम कहते हैं काइनेज मेटल्स। काइनेज एलिमेंट्स या काइनेज मेटल्स आर लीस्ट रिएक्टिव बिकॉज दे हैव नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल, नेगेटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल,
पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल या नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इनका जो पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल है से वो पॉजिटिव होता है, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल इनका पॉजिटिव होता है, इसी वजह से ये लेस रिएक्टिव होते हैं। सो सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। Next MCQs is at ordinary temperature only few molecules possesses energy equal to। आपसे क्वेश्चन है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर बहुत कम मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पास एनर्जी होती है गिवन ऑप्शन में से। ऑप्शन ए इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तमाम मॉलिक्यूल्स में मौजूद होती है, जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं तमाम में काइनेटिक एनर्जी मौजूद होती है। तो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर फ्यू मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। सो ये पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी भी तमाम मॉलिक्यूल्स में होती है। एक्टिवेशन एनर्जी, बहुत कम मॉलिक्यूल होते हैं जिनके पास होती है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? द एनर्जी पोजेस द एनर्जी रिक्वायर्ड द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम मॉलिक्यूलों के पास होती है आम टेम्परेचर पर रिएक्शन करने के लिए, इसीलिए टेम्परेचर देना पड़ता है। ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी और एनर्जी होगा, मतलब रिएक्शन होगा। तो बहुत कम मॉलिक्यूलों के पास एक्टिवेशन एनर्जी होती है। सो सी इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। डी नंबर में दिया हुआ है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं होती, किसी भी मॉलिक्यूल के पास आम टेम्परेचर पर आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं होती, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। सो सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQs is the requirement for bond formation in HF can be met by। आपसे क्वेश्चन है HF बनने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो क्या होगा गिवन ऑप्शन में से। तो आपके पास दो ऑर्बिटल्स होने चाहिए, एक H के पास और एक F के पास, सही है। और दोनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, मतलब दो ऑर्बिटल्स और दो इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तब HF के दरमियान बॉन्ड बनेगा। H और फ्लोरीन के दरमियान बॉन्ड बनेगा तब जब हाइड्रोजन के पास ऑर्बिटल हो एक, उसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, फ्लोरीन के पास भी एक ऑर्बिटल हो, उसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, तो तब बॉन्ड बनेगा, मतलब टू ऑर्बिटल्स एंड टू इलेक्ट्रॉन्स। सो बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQs इज द हैलाइड ऑफ एल्यूमिनियम इज। हैलाइड ऑफ एल्यूमिनियम होता है AlCl3, AlCl3 या AlBr3 या AlF3। ये क्या होते हैं? तो नंबर 1 दिया है ए नंबर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं। आगे दिया है लीविस एसिड, तो ये लीविस एसिड भी होते हैं। दोनों ऑप्शन करेक्ट है, सही है। हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो ये तो है गलत है, लेकिन ए भी करेक्ट है और बी भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर जो है ना इन लोगों ने गलती की है, दोनों ऑप्शन करेक्ट है, लीविस एसिड भी है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट भी है। तो MCQs दिया है लेकिन दोनों ऑप्शन सही है, इसको आप लोगों ने देखना है। नेक्स्ट MCQs इज इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम। इलेक्ट्रॉन्स हरकत करते हैं किस तरफ से? एनोड टू कैथोड, एनोड से कैथोड की तरफ नहीं, कैथोड से एनोड की तरफ हरकत करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो दूसरा ऑप्शन दिया कैथोड टू एनोड, कैथोड टू एनोड। सो ये सही ऑप्शन है, से कैथोड से एनोड की तरफ ही हरकत करते हैं इलेक्ट्रॉन। सो बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। Next MCQs is the breaking of large molecules by heating at high temperature and pressure is called। किसी मॉलिक्यूल्स को हम तोड़ते हैं हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं थर्मल क्रैकिंग, थर्मल क्रैकिंग कहते हैं। सो डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। Next MCQs is salts of carboxylic acids can be converted into corresponding carboxylic acid by treating with। कहते हैं आपसे क्वेश्चन है कि साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, मसलन सोडियम एसीटेट है,
सोडियम एसीटेट। तो इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसे तब्दील करेंगे? तो हम एसिड के साथ रिएक्शन कर लेंगे। किसके साथ? एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में? कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3COONA। सही, तो एसिड के साथ आपने रिएक्शन किया, OH ले लेगा, सही है, और Na जो है वो काउंटर पार्ट के साथ लग जाएगा, मतलब सील के साथ लग जाएगा, तो NaCl बन जाएगा। तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा एसिड के साथ रिएक्शन करके साल्ट का, कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट का। डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQs इज कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। CH3COO C2H5 आपको दिया है इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट का रिएक्शन क्या है? वाटर के साथ। तो क्या बनेगा आपके पास? तो आपके पास बनेगा CH3COO C2H5 से जब वाटर का रिएक्शन करेंगे तो आपके पास बनेगा एसिटिक एसिड, मतलब CH3COOH, और बनेगा आपके पास इथाइल अल्कोहल। क्या बनेगा? इथाइल अल्कोहल, C2H5OH। C2H5OH दोनों बनेंगे आपके पास। सो ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। C2H5OH बनेगा और CH3COOH, मतलब जिस तरह लिखा हुआ है CH3CO2H, सही है, तो ये दोनों बनेंगे। ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQs इज व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे होता है? तो आपसे मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए गए हैं। याद रखें ये हेक्सागन होता है, हेक्सागन। तो आखिरी दो ऑप्शन तो गलत हो गए, ऑक्टागन और पेंटागन गलत हो गए। ये हेक्सागन होता है। ये फ्लैट होता है, प्लेनर होता है, 3D स्ट्रक्चर नहीं होता, प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, एक ही प्लेन में होते हैं। तमाम कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं और एक ही प्लेन में होते हैं तमाम हाइड्रोजन और कार्बन्स। सही है, सो ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। रेगुलर होता है, फ्लैट, प्लेनर, हेक्सागन होता है। ए इज योर करेक्ट ऑप्शन, बाकी सारे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेंजीन इज लेस रिएक्टिव देन इट्स करस्पॉन्डिंग अल्कीन ड्यू टू। अल्कीन के मुकाबले में बेंजीन लेस रिएक्टिव है, इसकी वजह क्या है? बेंजीन में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंजुगेशन में होते हैं, डीलोकलाइज्ड होते हैं, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हरकत करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हरकत करते हैं बेंजीन रिंग में, तो वो अवेलेबल नहीं होते अटैक के लिए, अवेलेबल नहीं होते अटैक के लिए। अल्कीन में जो बाकी उसका मतलब अल्कीन है उसमें कंजुगेशन नहीं होती, तो कंजुगेशन ना होने की वजह से वो अवेलेबल होते हैं अटैक के लिए, वो अटैक कर सकते हैं। सही है, तो पाई इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन की वजह से बेंजीन लेस रिएक्टिव होता है करस्पॉन्डिंग अल्कीन से। सो डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQs इज स्प्रेडिंग ऑफ सेंट इन एयर इज ड्यू टू। आप सेंट लगाते हैं से तो हवा में, फिज़ा में सेंट के मालिक्यूल फैल जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं। ये किस वजह से है? तो ये है डिफ्यूजन ऑफ गैस मालिक्यूल्स की वजह से। किस वजह से है? डिफ्यूजन ऑफ गैस मालिक्यूल्स की वजह से सेंट की खुशबू तमाम लोगों को, आपके इर्द गिर्द लोगों को पहुंच जाती है ड्यू टू डिफ्यूजन। सो ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डज कैल्शियम हैज इन 3p ऑर्बिटल। क्वेश्चन है आपसे कैल्शियम में 3p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग लिख लें तो आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। 20 बराबर करने हैं आपने, 20 आपने बराबर कर लिए। तो 3p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3p में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। 3p में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कैल्शियम के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अ पर्टिकुलर रिवर्सिबल रिएक्शन इफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट इज आर मोर देन Kc इट मींस दैट प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ज्यादा है Kc से, तो इससे हम क्या नतीजा निकालेंगे?
इससे हम नतीजा निकालेंगे कि रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन टू अटेन द इक्विलिब्रियम। दोबारा इक्विलिब्रियम हासिल करने के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, सही है, प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा और दोबारा इक्विलिब्रियम अटेन होगा। सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। Next MCQs is the amount of reactant according to the balanced chemical equation is called as। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के मुताबिक जब हम रिएक्टेंट्स की अमाउंट लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट। क्या बोलते हैं? स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट कहते हैं उसे। डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। Next MCQs is upon passing hydrogen chloride gas through a brine solution, which of the following is observed? brine solution कहते हैं NaCl के solution को। Saturated solution of NaCl is called brine। उसमें से हम पास करते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, तो ये है HCl गैस। तो ये है कॉमन आयन इफेक्ट का क्वेश्चन है, कॉमन आयन इफेक्ट। तो NaCl की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी और उसकी क्रिस्टलाइजेशन होगी। NaCl क्रिस्टलाइज आउट हो जाएगा, मतलब बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। जब आप ब्राइन में से HCl पास करेंगे तो ब्राइन है सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl। आपने HCl पास किया तो कॉमन आयन आ गया क्लोराइड। क्लोराइड है कॉमन आयन। कॉमन आयन की वजह से NaCl की प्रेसिपिटेशन हो जाएगी, मतलब क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगी, नीचे बैठ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। सो बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQs इज द टेम्परेचर एट विच वॉल्यूम ऑफ ऑल द आइडियल गैसेस बिकम जीरो इज। वो टेम्परेचर जिस पर गैसेस का वॉल्यूम जीरो हो जाता है, डिग्री सेंटीग्रेड में वो होता है -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड। एक्चुअल क्या है? -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री सेंटीग्रेड में इतना है। केल्विन में ये बन जाता है 0 केल्विन। केल्विन में ये होता है 0 केल्विन। 0 केल्विन पर तमाम गैसेस का टेम्परेचर और तमाम गैसेस का वॉल्यूम 0 हो जाएगा। लेकिन ये हम अचीव नहीं कर सकते। ये चार्ल्स लॉ में आप लोगों ने पढ़ा था, ये अचीवेबल नहीं है, इसको हम ऑब्टेन नहीं कर सकते, क्योंकि इससे पहले तमाम गैसेस लिक्विड हालत में आ जाती है। इसीलिए ये गैसेस के लिए ये टेम्परेचर अचीवेबल नहीं है। बहरहाल 0 डिग्री सेंटीग्रेड अगर 0 केल्विन अगर हम अचीव कर ले, 0 केल्विन टेम्परेचर अगर हम अचीव कर ले तो इस पर तमाम गैसेस का वॉल्यूम 0 हो जाएगा और इस टेम्परेचर को हम कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं इस टेम्परेचर को। सो ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 atm इज इक्वल टू द फॉलोइंग एक्सेप्ट। 1 atm किसके बराबर है? एक ऐसा है इनमें से जो बराबर नहीं है, वो आपने बताना है। 760 mm ऑफ Hg। तो ए नंबर इज करेक्ट, मतलब ये बराबर है। हमको जो बराबर नहीं है वो देखना है। बी नंबर में दिया है 76 cm ऑफ Hg, सेंटीमीटर ऑफ Hg, तो ये भी बराबर है। सी नंबर में कहते हैं 760 टॉर, ये भी बराबर है। डी नंबर में कहते हैं 1.47 psi, तो ये बराबर नहीं है। ये 1 atm के बराबर नहीं है। 1 atm के बराबर होते हैं 14.7 psi, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। 14.7 होता तो फिर होता। अब ये बराबर नहीं है, तो आपने ढूंढना था कौन सा बराबर नहीं है 1 एटमॉस्फेयर के, लिहाजा डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शील्डिंग इफेक्ट इन थर्ड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। थर्ड पीरियड में जब हम जाते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो शील्डिंग इफेक्ट के साथ क्या होता है? कम होता है, ज्यादा होता है, कोई फर्क आता है या नहीं आता? पहली बात यह है शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है। यह है रिपल्जन ऑफ शेल्स। शेल्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, एक शेल में, दूसरे शेल में, तीसरे शेल में, सब में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनों के दरमियान रिपल्जन होती है, मतलब एक शेल के इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल्स के इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्जन होगी।
तो इस रिपल्जन को हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। अब जब हम पीरियड में जाते हैं तो पीरियड में नंबर ऑफ शेल में इजाफा नहीं होता, नंबर ऑफ शेल्स रिमेन्स द सेम। सो शील्डिंग इफेक्ट में भी कोई इजाफा नहीं होगा, कोई कमी नहीं होगी। शील्डिंग इफेक्ट में भी कोई इजाफा या कोई कमी नहीं होगी। सो ये तो रिमेन अनचेंज, मतलब शील्डिंग इफेक्ट के साथ कुछ भी नहीं होगा। सो ये अनचेंज ही रहेगा। सो डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। Next MCQs is the pH of an acidic buffer depends upon the concentration of acid, concentration of salt and आपसे क्वेश्चन है कि pH ऑफ बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन का pH डिपेंड करता है एसिड की कंसंट्रेशन पर, साल्ट की कंसंट्रेशन पर, और ऑप्शन ए में दिया गया है pKa ऑफ एसिड यूज इन इट। ऑप्शन बी में कहते हैं pH ऑफ एसिड यूज इन इट। सी नंबर में आपसे कहते हैं pKb ऑफ बेस यूज्ड इन इट। ऑप्शन डी में कहते हैं pOH ऑफ बेस यूज्ड इन इट। ये क्वेश्चन लिया गया है हेंडरसन इक्वेशन से। हेंडरसन इक्वेशन pH के लिए इक्वेशन होता है pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ साल्ट अपॉन एसिड या एसिड अपॉन साल्ट, एसिड अपॉन साल्ट होता है। तो pKa, सही है, रिएक्शन दोबारा सुन लें आप लोग। इक्वेशन जो है हेंडरसन इक्वेशन, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ एसिड अपॉन साल्ट। सो pKa इस्तेमाल होता है इसमें, मतलब क्या है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड पर डिपेंड करता है। pH डिपेंड करता है तीन चीज़ों पर, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड और कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट। इन तीनों चीज़ों पर डिपेंड करता है। सो इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेट लॉ ऑफ अ पर्टिकुलर रिएक्शन इज रेट इज इक्वल टू K NO2 का पावर 1 है और O3 का पावर भी 1 है। द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ओजोन इज, ओके, O3 ओजोन है, आपको रेट लॉ दिया हुआ है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम मालूम करते हैं रेट लॉ से, रेट लॉ से। आपसे सिर्फ पूछा है विद रिस्पेक्ट टू ओजोन, तो ओजोन का पावर क्या है, ओजोन का पावर 1 है, तो आपका ये हुआ फर्स्ट ऑर्डर। विद रिस्पेक्ट टू ओजोन ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है। अगर कुल पूछ लेते हैं कि कुल का क्या है, मतलब ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन क्या है, तो ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन इज 2, चूंकि NO का पावर 1 है, O3 का पावर 1 है, तो 1 over 1 2 हो जाएगा। तो ये सेकंड ऑर्डर है, सही, एज अ होल, एज अ होल ये सेकंड ऑर्डर है। लेकिन आपसे एज अ होल नहीं पूछा, आपसे ओजोन विद रिस्पेक्ट टू ओजोन पूछा गया है, तो विद रिस्पेक्ट टू ओजोन ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। Next question is, a solid compound exists in more than one crystalline form. This phenomena is called, एक solid compound है, वो एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है। तो इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म। किसी एक कंपाउंड का दो या दो से ज़्यादा मुख्तलिफ क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाना पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। सो सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स इज obtained फ्रॉम, एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड हम किससे हासिल करते हैं? ऑप्शन ए में कहते हैं फैट्स एंड ऑयल, ऑप्शन बी में प्रोटीन एंड ऑयल्स, ऑप्शन सी में फैट्स एंड प्रोटीन्स, ऑप्शन डी में फैट्स ओनली। तो प्रोटीन से तो हम बिल्कुल हासिल नहीं करते, प्रोटीन से हम मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बिल्कुल हासिल नहीं करते। सो या तो आपका ऑप्शन ए सही है या डी सही है। सो आपको ये पता होना चाहिए कि मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड हम फैट से हासिल करते हैं और ऑयल से भी हासिल करते हैं, दोनों से हम हासिल करते हैं।
So A is your correct option. Next question is, what is the catalyst in Friedel-Crafts alkylation? Friedel-Crafts alkylation जो बेंजीन के रिएक्शंस है, इसमें कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है, ये आपसे क्वेश्चन है. ऑप्शन ए इज AlCl3, ऑप्शन बी इज Al2S3, ऑप्शन सी इज AlH3, ऑप्शन डी इज Al2O3. तो इसमें हम लीविस एसिड इस्तेमाल करते हैं. लीविस एसिड इस्तेमाल करते हैं AlCl3, BF3 या FeCl3. ये तीनों इस्तेमाल हो सकते हैं. यहाँ पर गिवन ऑप्शन में AlCl3 दिया हुआ है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ गैल्वानिक सेल इज सेटअप. आपसे क्वेश्चन है कि गैल्वानिक सेल कौन से मेटल्स के लिए डिजाइन किया जाता है. बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स के लिए या लेस रिएक्टिव मेटल्स के लिए आपको गिवन ऑप्शंस दिए गए हैं. तो याद रखें, गैल्वानिक सेल लेस रिएक्टिव मेटल्स के लिए डिज़ाइन किया जाता है. लेस रिएक्टिव मेटल्स के लिए सही है. तो आप अगर ऑप्शन पर गौर कर लें, सो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट ऑप्शन. लेस रिएक्टिव मेटल्स के लिए ये डिज़ाइन किया जाता है. तो आपने लेस रिएक्टिव मेटल्स वाला ऑप्शन ही सेलेक्ट करना है. सो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट MCQs इज, अल्कली मेटल ऑक्साइड्स डिसॉल्व्ड इन वाटर टू गिव. जब अल्कली मेटल ऑक्साइड्स को हम पानी में डिसॉल्व कर लेते हैं तो सॉल्यूशन कैसा होता है. तो याद रखें, अल्कली मेटल ऑक्साइड को जब हम पानी में डिसॉल्व कर लेते हैं तो वो बना लेते हैं हाइड्रोक्साइड. मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाते हैं. सही है. मसलन सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा. तो हाइड्रोक्साइड बेसिक होते हैं. हाइड्रोक्साइड्स बेसिक होते हैं तो सॉल्यूशन भी बेसिक होगा. और बेसिक सॉल्यूशन को हम कहते हैं अल्कलाइन सॉल्यूशन. बेसिक सॉल्यूशन को हम कहते हैं अल्कलाइन सॉल्यूशन. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट MCQs इज, among alkaline earth metals the one which shows the least chemical reactivity is. आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के, बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरियम. इनमें से कौन सा सबसे कम रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव है. तो याद रखें, ऊपर से जब हम नीचे आते हैं ग्रुप में, पीरियोडिक टेबल में, तो रिएक्टिविटी में इजाफा होता है. रिएक्टिविटी में इजाफा होता है. नीचे जो होगा वो मोर रिएक्टिव होगा, सही, टॉप वाले के मुकाबले में. तो सबसे जो टॉप पर होगा वो कम रिएक्टिव होगा और सबसे जो नीचे होगा वो मोर रिएक्टिव होगा. तो ये याद रखना है आपने ऑर्डर. सो सबसे ऊपर है बेरिलियम. बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरियम. तो सबसे ऊपर है बेरिलियम. सो बेरिलियम सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में. ए इज द करेक्ट ऑप्शन. Next MCQs is, among alkali metals which of the following property is highest for lithium. गिवन ऑप्शन में चार प्रॉपर्टीज दिए गए हैं. लिथियम के लिए कौन सी प्रॉपर्टी हाईएस्ट होगी, ज़्यादा होगी बाकी के मुकाबले में, बाकी अल्कली मेटल्स के मुकाबले में. अल्कली मेटल्स होते हैं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम. ओके. और इनका आयन क्या होगा, +1. वैलेंसी होगी सब पर, जो भी है. ओके. अब हाइड्रेशन एनर्जी की बात करते हैं. हाइड्रेशन एनर्जी होती है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ एन आयन is completely hydrated in excess water is called hydration energy. ओके. हाइड्रेशन एनर्जी का इंहिसार होता है दो चीज़ों पर. एक है चार्ज. चार्ज जितना ज़्यादा होगा हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी. अब अल्कली मेटल में सब पर चार्ज +1 है तो चार्ज तो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है. दूसरा है साइज़. साइज पे डिपेंड करती है हाइड्रेशन एनर्जी. तो साइज जितना छोटा होगा हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी. तो लिथियम आयन सबसे छोटा होगा, बाकी अल्कली मेटल से सबसे छोटा होगा, तो इसीलिए इसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी. सो ऑप्शन ए इज़ योर करेक्ट ऑप्शन. ओके. कौन सी ज़्यादा है वो हमने पता करना था, वो है हाइड्रेशन एनर्जी.
आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस ऊपर से नीचे हम आते हैं तो आयनिक रेडियस में इजाफा होता है। लिथियम आयन छोटा होगा, पोटाशियम आयन बड़ा होगा, सोडियम आयन उससे बड़ा होगा, एंड इस तरह सो ऑन। ओके, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी में इजाफा होता है। सही, लिथियम के मुकाबले में सोडियम की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत को इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहते हैं। तो सोडियम अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर है एज कंपेयर टू लिथियम। इस तरह पोटाशियम और आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा एज कंपेयर टू सोडियम, एंड सो ऑन। एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज ऊपर से नीचे इजाफा होता है, तो लिथियम सबसे छोटा होता है, फिर उसके बाद सोडियम बड़ा है, पोटाशियम और बड़ा है। सही है, तो ये भी लिथियम सबसे छोटा होगा। मतलब कौन सी प्रॉपर्टी सबसे हाईएस्ट है अमंग अल्कली मेटल्स लिथियम के लिए, तो वो है हाइड्रेशन एनर्जी। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। Next MCQs is when repulsive forces tend to push the atoms apart and the potential energy of the system is। आपसे क्वेश्चन है कि सिस्टम में एटम्स हैं, उन एटम्स के दरमियान रिपल्जन है, तो उस रिपल्जन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा होगा या कमी होगी, या कौन सा इफेक्ट होगा गिवन ऑप्शन में से। तो याद रखें, जब भी रिपल्जन हो किसी भी दो चीज़ों के दरमियान, तो एनर्जी में इजाफा होता है। रिपल्जन से एनर्जी में इजाफा होता है, अट्रैक्शन से एनर्जी में कमी आती है। जब आपसे कहा है रिपल्सिव फोर्सेस टेंड टू पुश द एटम्स, तो रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा होगा। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQs is covalent radius is defined as half of the single bonded length between dash atoms covalently bonded in a molecule। आपसे क्वेश्चन है कोवेलेंट रेडियस के बारे में कि कोवेलेंट रेडियस होता क्या है। तो कोवेलेंट रेडियस होता है हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एडजेसेंट सिमिलर एटम्स, टू बॉन्डेड सिमिलर एटम्स। सिमिलर एटम्स के लिए हम मालूम कर सकते हैं कोवेलेंट रेडियस, डिफरेंट के लिए हम मालूम नहीं कर सकते। तो सिमिलर एटम्स हो और वो बॉन्डेड हो एक दूसरे के साथ, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो, तो हाफ ऑफ द डिस्टेंस जो होगा बिटवीन द टू न्यूक्लियाई उसे हम कहते हैं कोवेलेंट रेडियस। सो टू सिमिलर एटम्स होने चाहिए। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। Next question is the element has highest reduction potential in electrochemical series is। कौन सा एलिमेंट है गिवन ऑप्शन में से जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। तो लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, भी ये टॉप पर है। सो डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQs is the slowest reaction among these is। आपको 4 रिएक्शंस दिए गए हैं, इनमें से सबसे स्लोवेस्ट रिएक्शन कौन सा होता है। तो याद रखें, आयनिक रिएक्शंस आर वेरी फास्ट, कोवेलेंट रिएक्शंस आर स्लो। आयनिक रिएक्शंस फास्ट होते हैं, कोवेलेंट रिएक्शन स्लो होते हैं। तो पहला दिया हुआ है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। तो एसिड और बेस के दरमियान जो रिएक्शन होता है उसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये आयनिक रिएक्शन होता है, ये वेरी फास्ट होता है। बी नंबर में दिया है डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन तो कोई होता ही नहीं है, पता नहीं इन लोगों ने ये ऑप्शन क्यों दिया गया है। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता फिर भी बात समझ में आती, लेकिन डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन कोई नहीं होता। आयनिक रिएक्शंस आर वेरी फास्ट। डी नंबर इज हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन स्लो होता है, ये स्लो होता है, इसमें कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है निकल, लेकिन ये मॉलिक्यूलर रिएक्शन है और ये बहुत स्लो रिएक्शन होता है। सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQs is Born-Haber cycle is used to determine। Born-Haber cycle
हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं। ये है हेसिस लॉ के एप्लीकेशंस। हेसिस लॉ के दो एप्लीकेशन है, एक है हीट ऑफ फॉर्मेशन और एक है बॉर्नहावर साइकिल। बॉर्नहावर साइकिल इस्तेमाल होता है लेटेस्ट एनर्जी मालूम करने के लिए। आयनिक कंपाउंड जब बनता है तो दो अपोजिटली चार्ज आयंस एक दूसरे के करीब आते हैं और एनर्जी खारिज होती है, उस एनर्जी को हम कहते हैं लेटेस्ट एनर्जी। तो लेटेस्ट एनर्जी मालूम करने के लिए बॉर्नहावर साइकिल इस्तेमाल होता है। एंथैल्पी ऑफ लेटेस्ट, एंथैल्पी ऑफ लेटेस्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, या लेटेस्ट एनर्जी, दोनों नाम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। Next MCQs is which of the following law is an application of first law of thermodynamics? गिवन ऑप्शन में से कौन सा लॉ एप्लीकेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का? तो हेसिस लॉ, डाल्टन्स लॉ, मोजलेस लॉ, एवोगाड्रोस लॉ। तो हेसिस लॉ इज द एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन है हेसिस लॉ। ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। Next MCQs is nitrogen and hydrogen present in equilibrium mixture in Haber process remain in। Haber process में, Haber process है अमोनिया बनाने के लिए जो तरीक़ेकार इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं Haber process। N2 + 3H2 इससे बनता है 2NH3, ये रिएक्शन है, सही है। तो हेबर प्रोसेस में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इक्विलिब्रियम में होते हैं अमोनिया के साथ, NH3 के साथ। तो ये कौन से स्टेट में होते हैं? तो ये गैसियस स्टेट में होते हैं। कौन से स्टेट में? गैसियस स्टेट में ये रिएक्शन होता है। तीनों चीज़ें नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया, ये तीनों गैसेज है और ये आपस में इक्विलिब्रियम में होते हैं। सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। Next MCQs is which of the following solids show the phenomena of isomorphism? Isomorphism कौन से सॉलिड्स में होता है गिवन ऑप्शन में से? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, कोवेलेंट सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड्स। तो आइसोमॉर्फिज्म होता है आयनिक सॉलिड्स में। आयनिक सॉलिड्स में आइसोमॉर्फिज्म का मतलब है सेम स्ट्रक्चर, एक ही स्ट्रक्चर होता है, तो इसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स नहीं होते। सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म हो गया। ये पीएमसी ने 2-3 टेस्ट लिए थे तो उसी के एमसीक्यूज़ है। ऑनलाइन ये टेस्ट अवेलेबल है वीडियो की शक्ल में, लेकिन इन एमसीक्यूज़ को हमने एक्सप्लेन कर दिया है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों को इससे फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू।